हाँ जी बेटा, आवर टुडेज टॉपिक इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आज हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ये कहता है कि जो आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है ना, सीएफटी क्या है आपकी? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वो पूरी की पूरी डिपेंड करती है कि जो उससे सेंट्रल मेटल एटम से जो लिगेंड्स अटैच है उनका नेचर कैसा है। डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिगेंड्स, कि जो लिगेंड्स अटैच हैं उनका नेचर कैसा है उस पे डिपेंड करती है पूरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, कैसे कि कितना इजीली जो आपका लिगेंड है किसी मेटल आयन को अप्रोच करता है। द ग्रेटर द ईज, कितना इजीली, द ग्रेटर द ईज विद विच द लिगेंड can approach the metal ion, can approach the metal ion, greater will be the crystal field splitting caused by it. Crystal field splitting caused by it. जितना इजीली कोई भी लिगेंड जो है मेटल आयन को अप्रोच कर पाएगा उतना इजीली, उतना ज्यादा वो उसके अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करेगा। ठीक है, जो लिगेंड्स बहुत कम अमाउंट में स्प्लिटिंग करते हैं उनको हम बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड। ligands which cause only a small degree of crystal field splitting, जो बहुत कम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कर पाएंगे, only a small degree of crystal field splitting is called weak field ligands. उनको हम क्या बोलते हैं? वीक फील्ड लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है, उसके कंपैरिजन में जो आपके लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग कर दे। ठीक है, लिगेंड्स विच कॉज larger degree of splitting are called strong field ligands. strong field ligands वो होते हैं जो बहुत ज्यादा अमाउंट में स्प्लिटिंग करेंगे। ठीक है, अब लिगेंड्स जो हैं, कुछ लिगेंड्स आपने किया कि कम स्प्लिटिंग करते हैं, कुछ लिगेंड्स ज्यादा स्प्लिटिंग करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने लिगेंड्स को अरेंज कर दिया एक सीरीज के अंदर। लिगेंड्स आर अरेंज्ड according to the magnitude of क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। उसके बेस पे कि वो कितनी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कर रहे हैं, उनका एनर्जी गैप कितना ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं, उसके बेस पे हमने एक सीरीज बनाई। इस सीरीज को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एंड दिस अरेंजमेंट is called spectrochemical series. ये जो अरेंजमेंट हुई ना, इसको बेटा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। अब ये अरेंजमेंट बताती हूँ। जैसे शुरू में हम लेते हैं I नेगेटिव आयन, देन Br नेगेटिव, देन S2 नेगेटिव, देन SCN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, ऑक्सलेट को OX से डिनोट कर रही हूँ, ऑक्सलेट एनायन है ये, OX2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, H2O, NCS नेगेटिव। pyridine और अमोनिया को हमने एक लेवल पे रखा है, इसलिए बीच में इक्वल का साइन है। सेम स्प्लिटिंग कॉज करते हैं ये, इथाइलिन डाइअमीन, देन डाइफिनाइल एंड डाइपिरिडीन,
देन ऑर्थोफिनाइल, देन NO2। इसमें बेटा ये जो H2O है ना, इससे जो हायर लेवल के हैं, ये वाले जो हैं आपके, ये कंसीडर होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड्स। ठीक है, इनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। और जो इससे इस साइड है, ये सारे क्या हैं आपके वीक फील्ड लीगेंड्स हैं। वीक फील्ड लीगेंड्स, वीक फील्ड लीगेंड क्या करेंगे, कम स्प्लिटिंग करेंगे। लीगेंड्स लाइंग अबोव, लीगेंड्स जो हैं आपके लाइंग अबव H2O, H2O से ऊपर की साइड जो है वो आपके हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, वो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड क्या करते हैं, ये ज्यादा स्प्लिटिंग करते हैं, ग्रेटर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, हाई डेल नॉट। और जो वीक फील्ड लिगेंड है, ये जो H2O से बिलो वाला है सारे, ये क्या है आपके वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, ये बहुत कम स्प्लिटिंग करते हैं, लेसर द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड लो डेल नॉट होगा इनका। अब एक टर्म आएगी आपकी कि पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, आपको वो पता होना चाहिए। पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी क्या होती है बेटा, जनरली किसी ऑर्बिटल में जब आप दो इलेक्ट्रॉन डालते हो ना, उनकी पेयरिंग कराते हो, तो उसके लिए जो एनर्जी कंज्यूम होती है, रिक्वायर होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स की जब आप पेयरिंग करा रहे हो एक ही ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है, इन अ सिंगल ऑर्बिटल, in a single orbital is called pairing energy। अब पेयरिंग एनर्जी में और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में क्या रिलेशन है, ठीक है, ये चीजें हमें करनी है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, पेयरिंग एनर्जी का क्या करें हम। देखिए, जो आपकी डेल नॉट है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है आपकी, द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल नॉट डिसाइड करता है द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब भाई ये कैसे डिसाइड करेगा कि क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो ये डिसाइड करने के लिए दो केसेस हैं। एक आपका है केस 1। केस 1 में ये कहता है कि अगर आपकी डेल नॉट जो है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो आपको याद हो डी ऑर्बिटल्स जो हैं, ऑक्टाहेड्रल के केस में हमने पढ़ा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, आप वो वाला लेक्चर देख सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। स्टार्टिंग में जो आपका मेटल आयन होता है, उसके पांचों ऑर्बिटल डी जनरेट होते हैं, मतलब सेम एनर्जी के होते हैं। वो जो 5 ऑर्बिटल्स हैं बेटा आपके, वो हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर। अब ये कहता है कि जैसे ही लिगेंड्स इनको अप्रोच करते हैं, तो लिगेंड्स अप्रोच करते हैं तो इसमें ना स्प्लिटिंग होती है, जो आपके डी ऑर्बिटल्स हैं उसमें स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल के केस में। और स्प्लिटिंग इस तरह से होती है कि दो सेट बनते हैं। एक सेट आपका बनता है लोअर एनर्जी का, लोअर एनर्जी वाला सेट जो होता है उसमें वो ऑर्बिटल होते हैं जिसकी लोब्स जो हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस हो, तो वो आपका होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। और हायर एनर्जी वाला आपका होता है जिसकी लोब्स जो हैं वो एक्सिस के ऊपर होती हैं, उसमें आपका होता है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर। ये वाला जो सेट है इसको हम T2G बोलते हैं, जो हायर एनर्जी वाला है उसको हम EG बोलते हैं। ये सारा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया है, यू कैन गो थ्रू द सेम। अब ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है डी में, D4 है आपके पास, तो अगर ये आपको कह रहा है कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है,
और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो कम है। मतलब ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये कम है, उसके कंपैरिजन पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देखो पहले 3 इलेक्ट्रॉन तो हमने हुन्स रूल के अकॉर्डिंग हमने ये किया कि सेम एनर्जी वाले जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं उसमें हमने एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, पेयरिंग हमने नहीं कराई। अब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी आके पेयर हो सकता है dxy में, और वो ऊपर भी जंप करके जा सकता है। तो वो डिपेंड कर रहा है कि पेयरिंग एनर्जी कितनी है। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, मतलब इसको यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी पेयर होके रहने की बजाय। ये क्या करेगा भाई, मैं इतनी एनर्जी इतनी सिर खपाई यहाँ करूंगा, मैं एडजस्ट होके रहूंगा पेयर बना के, और फिर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा भी लग रही है, तो उसके बजाय जो आपके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर ही चला जाएगा। वो कहेगा मैं क्यों इतनी सिर खपाई करूं, ये एनर्जी डिफरेंस कम है, मैं ऊपर जाके आराम से रहूंगा अकेला बिल्कुल फैल के। तो कॉन्फ़िगरेशन आपकी देखिए क्या आ गई, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन और EG में 1 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा केस आपका क्या हो सकता था? दूसरा केस ये कहता है कि केस 2 में अगर आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी, तो फिर से वही, अगर आपके पास D में 4 इलेक्ट्रॉन है, D में भाई 4 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। अब ऑक्टाहेड्रल में फिर से वही भाई स्प्लिटिंग तो हो ही गई ऑर्बिटल्स की, डिपेंड्स की उसके लोब्स कहाँ हैं ऑर्बिटल की, इन बिटवीन द एक्सिस हैं, तो वो कम एनर्जी वाले बन गए आपके dxy, dyz और dxz, जिसको हम T2G सेट बोल रहे हैं। और जो आपके हायर एनर्जी वाले दो बन गए EG सेट में, एक आपका आ गया dx स्क्वायर y स्क्वायर और एक आपका आ गया dz स्क्वायर। अब इस केस में बेटा ये जो एनर्जी डिफरेंस है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा है, अगर ठीक है वो ज्यादा है, ये कह रहा है वो ग्रेटर है पेयरिंग एनर्जी से। तो पहले तो हुन्स रूल के हिसाब से तीनों डी जनरेट ऑर्बिटल में हमने एक एक इलेक्ट्रॉन डाला। अब हमारे पास चौथे की समस्या है कि हमने फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ लेके जाना है। ये कह रहा है कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए, ईजी में जाने के लिए एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी एज कंपेयर टू पेयर होके रहने में उसको कम एनर्जी लगानी है। तो वो क्या कहेगा, भाई मैं एडजस्ट होके ना नीचे पेयर होके रह लूंगा, बजाय कि मैं इतना ज्यादा एनर्जी लगा के जंप करके ऊपर जाऊं। तो उसकी बजाय वो नीचे रहना प्रेफर कर रहा है। नीचे रहना प्रेफर कर रहा है तो अब आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी कि T2G में 4 इलेक्ट्रॉन और EG में 0 इलेक्ट्रॉन, और इसमें पेयरिंग होने की वजह से आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए एज कंपेयर टू इससे पहले वाला जो था। देखिए उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके 4 थे, इसमें इससे अगले वाले में आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 रह गए हैं। तो ये क्या हुआ आपका, ये आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसके कंपैरिजन में ये जो बन रहा था आपका, ये आपका बन रहा था हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो बेटा इसमें ये आपको यही चीज कहता है कि जो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, उसमें आपको पता है कि आपके 3 ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपके लोअर एनर्जी के होते हैं जिनको हम T2G सेट बोलते हैं, और 2 ऑर्बिटल्स जो होते हैं आपके वो हायर एनर्जी के होते हैं जिनको हम EG ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो इसमें ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर होंगे या नहीं होंगे, आपका जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो लोअर सेट में ही रहेगा या जंप होके ऊपर चला जाएगा, वो सारा डिपेंड्स करता है कि लीगेंड क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है या वीक फील्ड लीगेंड है। अगर आपका वीक फील्ड लीगेंड है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी, स्प्लिटिंग कम कर रहा होगा, वो स्प्लिटिंग कम कर रहा होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर जंप होके चला जाएगा और आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तो वीक फील्ड के केस में जब आपके वीक फील्ड लिगेंड होते हैं तो आपके क्या बनते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। उसके कंपैरिजन में अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है तो वो ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा, ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर अप हो जाएंगे,
पेयर अप होने की वजह से आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है हमेशा। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, देखो पूरी डिपेंड कर रही है कि आपका लिगेंड कैसा है, उसके बेस पे वही 4 इलेक्ट्रॉन एक बार लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, एक बार हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिगेंड। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी मैं आपको एक दो कंपाउंड कराती हूँ। एक जैसे Ni, कार्बन मोनोक्साइड ली हमने 4 NiCO4। निकल है बेटा शुरू में आपके पास सेंट्रल मेटल आयन, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 28। कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे ग्राउंड स्टेट में तो आपके पास आएगी 3d8 4s2, मतलब 3d में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 3d में 8 है, 4s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 4p आपका खाली पड़ा है, 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अब इसमें निकल की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, देखिए कार्बन मोनोक्साइड जो है ना आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है, मींस चार्ज लिगेंड नहीं है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है, निकल की ऑक्सीडेशन हमने निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट x मान ली, उससे 4 कार्बन मोनोक्साइड जुड़े हुए हैं, कार्बन मोनोक्साइड पे चार्ज 0 है, तो ये क्या आ गया आपका x + 0 = 0 एंड x = 0। तो निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, 0 है तो कॉन्फ़िगरेशन आपकी सेम रहेगी 3d8 4s2। अब आप देखिए इसके पास ना, निकल के पास क्या हो रहा है कि 4 कार्बन मोनोक्साइड आ रहे हैं अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके कि हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे भाई आपके साथ। पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए हमें अपने इलेक्ट्रॉन रखने के लिए आप खाली ऑर्बिटल तो दो जहां पे हम रह लें। अब निकल के पास तो बेचारे के पास 3 ही ऑर्बिटल थे, तो 3 को तो इसने रख लिया बड़ा इजीली, चौथे को कहाँ रखे? चौथे को रखने के लिए क्या करेगा, ये जो इसके 4s वाले इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देगा। तो एक्साइटेड स्टेट में इसकी क्या हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन की 3d वाला तो आपका पूरा ही भर गया, 4s के भी इलेक्ट्रॉन क्योंकि वहां पे शिफ्ट हो गए हैं, 4s आपका खाली पड़ा है अब, और 4p के भी 3 ऑर्बिटल आपके पास खाली पड़े हैं। ठीक है, तो अब क्या है, ये निकल कहेगा कार्बन मोनोक्साइड को, भैया आप 4 जने आ रहे हो अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन लेके, मेरे पास तो ये जगह खाली है एक s का, यहाँ डाल लो अपने, 3 p के हैं तो यहाँ पे आप इनकी एंट्री करा लो, हो गए। इसने ये कार्बन मोनोक्साइड ने रेड कलर वाले जो इलेक्ट्रॉन दिखाए अपने दे दिए भाई, ठीक है हम बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसने कौन कौन से ऑर्बिटल यूज किए कार्बन मोनोक्साइड ने बॉन्ड बनाने के लिए? एक तो s का यूज किया और 3 ये p के यूज किए हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp3। हाइब्रिडाइजेशन हो गई आपकी sp3। sp3 में भी शेप कौन सी होती है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल आप बना के भी दिखा देना अगर आपसे कोई पूछे तो। निकल को सेंटर में रखना, एक कार्बन मोनोऑक्साइड इधर इधर और ऐसे, CO CO और CO। ठीक है जी, इस तरह से आप बनाएंगे। बॉन्ड एंगल भी बता देंगे टेट्राहेड्रल में। बॉन्ड एंगल हमारा होता है इसके अंदर 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है जी, ये तो हमने बता दिया कि हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड ऐसा ऐसा बनेगा। अब ये कहता है कि आपका जो कार्बन मोनोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मीन स्प्लिटिंग तो ज्यादा करेगा, स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा तो, पर हमारे पास D में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? D में 10 इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, तो भाई 3D हमने दिखाया जिसमें हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, 3D10। उसमें टेट्राहेड्रल के केस में जो स्प्लिटिंग हुई उसमें हमारा नीचे की तरफ E सेट रहता है जिसमें हमारे 2 ऑर्बिटल होते हैं, उनकी लोब्स जिनकी कम एनर्जी है, कम एनर्जी वाला E सेट होता है,
और उसमें हमारे पास कौन कौन से होते हैं, dx² y² और dz², जिसकी लोब्स एक्सिस के ऊपर होती हैं, इनकी एनर्जी कम होती है। इसके कंपैरिजन में जिसकी लोब्स एक्सिस के बीच में लाई करती हैं, उन तीनों की हाई एनर्जी हो जाती है। ये सब टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग का एक लेक्चर है मेरा, आप वहां पे देख सकते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी इस चीज के बारे में। तो भाई 3 ये हो गए T2 वाले। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 10, तो पहले हमने 1 2 कम एनर्जी वाले में डाले, फिर चलो हमने पेयरिंग भी करा दी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था 4, फिर भी 6 तो बचे हैं जो ऊपर ही जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, अब हो गए पूरे फील्ड हो गए। तो इस तरह से आप इसकी स्प्लिटिंग भी दिखा के आ सकते हो कि इस तरह से स्प्लिटिंग होती है इस केस में। ठीक है, अब एक एग्जांपल अगर वो आपसे पूछता है CO NH3 6 3 पॉजिटिव का। अब भाई कोबाल्ट जो है एटॉमिक नंबर है 27, ग्राउंड स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो रहेगी 3d7 4s2। 3d में 7 इलेक्ट्रॉन है, 3d में 1 2 3 4 5 6 7। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 3d में 7 है, 4p पड़ा है बिल्कुल खाली, उसके पास कुछ नहीं है। अब अगर इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे आप कोबाल्ट की, तो देखिए x अमोनिया आपका न्यूट्रल है, 6 इंटू 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, +3, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू +3, x इज इक्वल टू 3। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी 3 आ रही है। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट जब 3 आ रही है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3d6 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए 4s 0। तो 3d में हमने 6 इलेक्ट्रॉन रख लिए इस तरह से, ठीक है। 4s अब हमारा खाली हो गया, 4p भी हमारा खाली हो गया। अब भाई ठीक है, हमारे पास 4 ऑर्बिटल तो हो गए खाली, एक हमारे पास 4s खाली हो गया और 3 हमारे पास 4p खाली हो गए, लेकिन अमोनिया तो आ गए 6 बॉन्ड बनाने के लिए, तो हमें तो 6 ऑर्बिटल चाहिए। 6 ऑर्बिटल अब हम कहाँ से लाएं, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ जंप करा दो, इसको यहाँ करा दो, इनकी पेयरिंग होगी, इनकी पेयरिंग होगी तो इस तरह से हो जाएगा कि 3d में जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो आपके इस तरह से आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये खाली हो गए दोनों डी के, तो 2 तो डी के खाली हो गए, एक एस खाली पड़ा ही था, और 3 हो गए पी के खाली, जहां पे आके अपने इलेक्ट्रॉन रख सकता है अमोनिया। ठीक है भाई, आप रखो, हमने आपको इतना स्पेस दे दिया। तो यहाँ पे इसने NH3 ने अपने इलेक्ट्रॉन रख लिए इन 6 ऑर्बिटल्स में। तो कौन कौन से 6 ऑर्बिटल भाई यूज किए इसने इलेक्ट्रॉन रखने के लिए, 2 तो डी के यूज किए, एक एस का यूज किया और 3 पी के यूज किए। तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इस केस में, हाइब्रिडाइजेशन हो गई आपकी D2sp3। शेप क्या हो जाएगी आपकी, शेप हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल भाई अब आप बना के दिखा देना, बड़े अच्छे से बना के दिखा दोगे, ये तो हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ी है। कोबाल्ट को हम लेंगे सेंटर में, ऐसे हम एक बना देते हैं स्क्वायर, जिस स्क्वायर के कोने पे हम लगा देते हैं हमारे NH3 लगाएंगे 3, एक ये आ गया भाई, एक ये आ गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक हम दिखा देंगे अबव द प्लेन और एक हम दिखा देंगे बिलो द प्लेन। ठीक है भाई, यहाँ पे और यहाँ पे। अब आप इनको ज्वाइन करके दिखा देना सुंदर से ऑक्टाहेड्रल शेप बनाने के लिए, ये भी कर दोगे तो आपका एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा कि इस बच्चे को तो भाई ऑक्टाहेड्रल शेप भी अच्छे से बनानी आती थी। ऐसे और ऐसे, और इसको भी यहाँ से हम ऐसे ज्वाइन कराएंगे और इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कराएंगे। परफेक्ट, ऑक्टाहेड्रल बन गया। 6 अमोनिया हमने जोड़ के दिखा दिए। अब भाई इसकी स्प्लिटिंग भी दिखाया ना, स्प्लिटिंग में आपने कहा कि आपके पास देखिए यहाँ पे 3d में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन हैं 3d के अंदर,
ये लीजिए भाई, हमारे 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग होएगी तो किस तरह से होएगी? एक आपका नीचे कम एनर्जी वाला बनेगा, इस बार आपका T2G, जिसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं आपके। फिर से कह रही हूँ, वो लेक्चर देख सकते हैं आप, ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो DXY, DYZ और DZX। ऊपर वाले में आपके 2 हाई एनर्जी के होंगे, वो होगा आपका DX2 Y2 और DZ2। अब अगर हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो हमने पढ़ी थी, उसमें आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वाटर से ऊपर की साइड है NH3, ऊपर की साइड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसका मतलब जो स्प्लिटिंग एनर्जी डिफरेंस होगा भाई वो बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा होगा तो आपका ये इलेक्ट्रॉन है ना, इतनी एनर्जी लगा के जंप करके ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है। तो ये क्या करेंगे भैया, लड़ भिड़ के अकोमोडेट होकर रिपल्शन सह के हम यहीं रहेंगे, पर हम इतनी एनर्जी गेन करके ऊपर नहीं जाएंगे। तो तीनों नीचे के नीचे पेयर अप हो जाएंगे। तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी कि T2G जो ये वाला सेट है, और ये आपका EG। T2G में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और EG आपका पड़ा है खाली। लेकिन इसमें तीनों की पेयरिंग हो गई तो कंपाउंड कैसा बन जाएगा आपका? डायामैग्नेटिक। अगर अब आपने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में नहीं पढ़ा होता या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में नहीं पढ़ा होता तो 6 इलेक्ट्रॉन देखते फटाक से कहते अरे ये तो हमें पता है, ये जो कंपाउंड है ये पक्का पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि बस एक ही ऑर्बिटल में तो पेयरिंग हुई कि 6 इलेक्ट्रॉन है तो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं एक्चुअल में। एक्चुअल में कंपाउंड आपका डायामैग्नेटिक हो गया। जो कि आपको पता कैसे लगेगा? आपको पता लगता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन सब की स्टडी से। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लेक्चर्स। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन पे डालिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। हैव अ वेरी गुड डे अहेड। टेक केयर।